वेलकम टू देवकी सिविल एकेडमी। देवकी सिविल एकेडमी में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज का जो हमारा यहाँ पे लेक्चर रहने वाला है, आज हम देख के चलेंगे उत्तराखंड का नामकरण। ठीक है जी, कि किस तरीके से उत्तराखंड का नामकरण हुआ, किस तरीके से जो हमारा राज्य है उसका नाम पहले उत्तरांचल था, अब उत्तराखंड हो गया है, किस तरीके से ये सारी चीज़ें रही उसकी हम आज यहाँ पे चर्चा करने वाले हैं। ठीक है जी, अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ ही साथ इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। ठीक है जी, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। सबसे पहले बात करके चलते हैं जो हमारा राज्य है उत्तराखंड। ठीक है जी, जो हमारा राज्य है उत्तराखंड। ठीक है जी, अब उत्तराखंड जो हमारा राज्य है इसकी हम बात करें तो हम जानते हैं, हम इसे दो नामों से जानते हैं। पहले इसे जाना जाता था उत्तरांचल नाम से। ठीक है जी, पहले हम इसे जानते थे उत्तरांचल नाम से और वर्तमान में हम इसे जानते हैं उत्तराखंड नाम से। ठीक है जी, उत्तराखंड के नाम से। ठीक है, मैंने आपसे कहा जो हमारा उत्तराखंड है हम इसे दो नामों से जानते हैं। पहला हम जानते हैं उत्तरांचल के नाम से और दूसरा हम जानते हैं इसे उत्तराखंड के नाम से। ठीक है जी, अच्छा, तो जो उत्तरांचल है इसकी हम बात करें तो ये दो शब्दों से मिलकर बना है। ठीक है, मैंने क्या कहा, मैंने कहा जो उत्तरांचल है वो दो शब्दों से मिलकर बना है। पहला इसमें जो शब्द है वो है उत्तर। ठीक है जी, इसमें जो पहला शब्द है वो है उत्तर और जो दूसरा शब्द है इसमें वो है आंचल। ठीक है, जो पहला शब्द है वो क्या है, उत्तर, और जो दूसरा शब्द है वो है आंचल। अच्छा, अब उत्तर का जो अर्थ है, उत्तर का जो तात्पर्य है वो उत्तर दिशा से है। ठीक है जी, उत्तर दिशा से है। और जो हमारा आंचल जो है इसका मतलब है उत्तर में स्थित पर्वत। ठीक है, इसका जो यहाँ पे मतलब है, इसका मतलब है यहाँ पे पर्वत। ठीक है जी, मैंने आपसे क्या कहा, मैंने कहा आपसे जो उत्तरांचल है इसका मैंने संधि विच्छेद किया। मैंने आपसे कहा ये दो शब्दों से मिलकर बना है। पहला मैंने कहा उत्तर, इसमें पहला शब्द है और दूसरा शब्द ये आंचल है। जो उत्तर है इसका मतलब उत्तर दिशा से है और जो आंचल इसका मतलब पर्वत से है। ठीक है, तो होलसेल मतलब की मैं बात करता हूं तो जो इसका अर्थ आ जाता है वो आ जाता है भैया क्या, उत्तर दिशा में स्थित पर्वत। ठीक है जी, स्थित पर्वत। तो क्या हो जाता है उत्तरांचल का मतलब, उत्तरांचल का मतलब हो जाता है कि उत्तर दिशा में स्थित एक पर्वत। ठीक है, हम जानते हैं जो हमारा उत्तराखंड है वो हमारे भौगोलिक स्थिति से हमारे जो भारत है उसमें कहां की ओर वो लाई करता है। ठीक है जी, वो कहां की ओर लाई करता है हम जानते हैं। ठीक है, कुछ इस तरीके से मैं आपको बताऊं तो जो हमारा यहाँ पे उत्तराखंड है वो हमारा इस साइड में लाई करता है यहाँ पे, यानी मैं कह सकता हूं जो हमारा उत्तराखंड है वो कहाँ लाई करता है, वो करता है नॉर्थ ईस्ट की तरफ। ठीक है, नॉर्थ ईस्ट की तरफ हमारा जो उत्तराखंड राज्य है वो यहाँ पे क्या है, स्थित है। ठीक है, तो यानी उत्तरांचल का जो यहाँ पे अर्थ हो जाता है क्या, उत्तर दिशा में स्थित एक पर्वत। ठीक है, उत्तर की तरफ। ठीक है, तो उत्तर की तरफ जो पर्वत स्थित होगा हम उसी को क्या कह देते हैं, उत्तरांचल कह देते हैं। तो ये शाब्दिक अर्थ हो जाता है उत्तरांचल शब्द का। ठीक है जी, अच्छा, अब बात करके चलते हैं जो हमारा उत्तराखंड जो नाम पड़ा इसका, जब नाम चेंज किया गया तो इसका तात्पर्य क्या है। ठीक है, तो उत्तराखंड की मैं बात करता हूं। जो हमारा उत्तराखंड है ये भी दो शब्दों से मिलके बना है। ठीक है, ये भी दो शब्दों से मिलके बना है। तो इसमें जो हमारे पास पहला शब्द आ जाता है वो आ जाता है क्या, फिर से उत्तर। ठीक है, फिर से कौन सा शब्द आ जाता है इसमें, उत्तर। इसमें मूल शब्द यहाँ पे, पहला शब्द यहाँ पे आ जाता है। और दूसरा शब्द की मैं बात करता हूं, दूसरा शब्द इसमें हमें यहाँ पे दिख जाता है क्या, दूसरा शब्द हमें दिख जाता है खंड। ठीक है, मैंने आपसे कहा जो हमारा उत्तराखंड है ये भी दो शब्दों से मिलकर बना है। पहला इसमें शब्द आ जाता है उत्तर, दूसरा आ जाता है खंड। ठीक है, अब समझ के चलते हैं उत्तर का जो यहाँ पे मतलब रहता है, उत्तर का जो तात्पर्य रहता है वो यहाँ पे फिर से उत्तर दिशा से रहता है। किससे रहता है, उत्तर दिशा से। ठीक है जी, मैंने कहा जो उत्तर इसमें शब्द है इसका मतलब किससे रहता है, उत्तर दिशा से, यानी नॉर्थ जो हमारी साइड रहती है उससे इसका मतलब रहता है। और खंड का मतलब जो यहाँ पे रहता है, ठीक है, जो यहाँ पे खंड का मतलब रहता है ये रहता है भैया एक भूभाग से। ठीक है, किससे, भूभाग। भूभाग का मतलब यहाँ पे भूमि का एक भाग। ठीक है, भूमि का एक भाग से यहाँ पे भूभाग का मतलब है। ठीक है, तो समझ के चलता उत्तराखंड मैंने आपसे कहा दो शब्दों से मिलकर बना है, पहला उत्तर है और दूसरा खंड है। उत्तर का मतलब मैंने आपसे कहा उत्तर दिशा से है और जो यहाँ पे खंड है इसका मतलब है एक भूभाग। ठीक है, एक लैंड से इसका मतलब है। अब समझ के चलते इसका मैं यहाँ पे पूरा होलसेल मतलब की मैं बात करूं तो इसका मतलब हो जाता है कि
उत्तर दिशा में स्थित, ठीक है, क्या मतलब हो जाता है, उत्तर दिशा में स्थित, उत्तर दिशा में स्थित एक भूमि का भाग, ठीक है जी, उत्तर दिशा में स्थित भूमि का एक भाग, ये किसका मतलब हो जाता है, ये हो जाता है उत्तराखंड का, ठीक है जी। ये तो हमने बेसिक सी बात कर ली कि भैया उत्तरांचल का तात्पर्य क्या होता है और उत्तराखंड का यहां पे क्या तात्पर्य होता है, ठीक है जी। अच्छा, अब थोड़ा सा लेक्चर को आगे बढ़ाते हैं। अब हम देख के चलते हैं यहाँ पे जो हमारा उत्तराखंड है, ठीक है, हम जानते हैं जो हमारा उत्तराखंड है ये दो मंडलों में यहाँ पे विभक्त है, ठीक है। पहला जो हमारे इसमें आ जाता है कुमाऊं मंडल आ जाता है और दूसरा यहाँ पे गढ़वाल मंडल आ जाता है, ठीक है। तो समझ के चलते हैं क्या यहाँ पे कुमाऊं मंडल है और क्या गढ़वाल मंडल है, किस तरीके से ये कुमाऊं और ये गढ़वाल जो नाम है ये भी किस तरीके से आए। एग्जाम में काफी ज्यादा यहाँ पे क्वेश्चन इन टॉपिक से यहाँ पे पूछे जाते हैं उत्तराखंड के नामकरण से, ठीक है। तो समझ के चलते हैं। तो यहाँ पे अब हम बात करके चलते हैं जो हमारा उत्तराखंड है, ठीक है जी, जो उत्तराखंड है इसकी हम बात करते हैं। यहाँ पे मैंने आपसे कहा जो हमारा उत्तराखंड है भैया ये बटा है दो भागों में, ठीक है। मैंने आपसे कहा जो हमारा उत्तराखंड है ये बटा है कितने भागों में, ये बटा है दो भागों में, ठीक है जी। अब इसमें जो हमारे पास पहला भाग आ जाता है, ठीक है, जो हमारे पास इसमें पहला भाग आ जाता है वो आ जाता है कुमाऊं का भाग, ठीक है जी। जो हमारे पास पहला भाग आता है वो आता है कुमाऊं का भाग। अब जो हमारे पास इसमें दूसरा भाग आ जाता है वो आ जाता है किस चीज का, गढ़वाल का भाग, ठीक है जी। पहला जो इसमें भाग आ जाता है वो आता है कुमाऊं का और जो दूसरा आ जाता है गढ़वाल का, ठीक है। थोड़ा सा मैप में मैं आपको स्थिति यहाँ पे बता के चलूं तो जो हमारा उत्तराखंड का मैप रहता है वो कुछ इस तरीके से यहाँ पे रहता है, ठीक है। अभी समझा के चलता हूं। यहाँ पे जो हमारा उत्तराखंड का मैप है वो हमारे पास ये हमारे पास आ जाता है नीचे उधम सिंह नगर का एरिया आ जाता है, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास ये हमारे पास पिथौरागढ़ का एरिया आ जाता है यहाँ पे, और इसके साथ साथ जो हमारे पास यहाँ पे है, ठीक है जी, यहाँ पे जो हमारे पास आ जाता है ये आ जाता है हमारे पास ये चंपावत का एरिया। यहाँ से ये हमारे पास यहाँ से ये चंपावत के बाद यहाँ पे नैनीताल वाला एरिया, नैनीताल से थोड़ा सा ऊपर को जाते हैं अल्मोड़ा, अल्मोड़ा से थोड़ा ऊपर को जाता है यहाँ पे बागेश्वर का एरिया आ जाता है, और यहाँ पे बागेश्वर के बाद बात करते हैं थोड़ा सा हमारे पास यहाँ पे जो एरिया आ जाता है, ठीक है जी, यहाँ पे जो हमारे पास एरिया आ जाता है वो आ जाता है चमोली का, ठीक है जी। ये हमारे पास चमोली का एरिया आ जाता है, और इसके साथ साथ बात करता हूँ ये हमारे पास नीचे हरिद्वार वाला एरिया आ जाता है, ठीक है जी। और यहाँ पे जो हमारे पास ऊपर का आ जाता है ये हमारे पास उत्तर काशी का आ जाता है। उत्तर काशी से बात करता हूँ फिर यहाँ पे हमारा छोटा सा पौड़ी का आ जाता है। पौड़ी के बाद बात करते हैं यहाँ पे जो हमारे पास आता है नीचे ये हमारे पास दून वाला एरिया आ जाता है, और नीचे यहाँ पे हमारे पास सॉरी ये रुद्रप्रयाग के बाद यहाँ पे पौड़ी आ जाता है, ठीक है। ये ऊपर कौन सा आ जाता है, रुद्रप्रयाग, ठीक है जी। तो कुछ इस तरीके का हमारा यहाँ पे क्या है उत्तराखंड का मैप है। आप समझ के चलते देखिए यहाँ पे जो मैंने आपसे कहा कि जो हमारा कुमाऊं मंडल और गढ़वाल मंडल दो भागों में विभक्त है हमारा उत्तराखंड, ठीक है जी। तो अब समझ के चलते हैं कि कुमाऊं मंडल इसमें कहां पे है, कुमाऊं का इसमें कौन सा एरिया है और कौन सा एरिया यहाँ पे गढ़वाल का है, ठीक है जी। तो समझ के चलते देखिए कुमाऊं का जो एरिया है वो आता है भैया पूर्व की तरफ। किसकी तरफ कहा मैंने कहा पूर्व की तरफ। जो कुमाऊं का जो भाग आता है वो आता है ईस्ट की तरफ, ठीक है, ईस्ट की तरफ यानी कुमाऊं की तरफ भाग आता है, और जो गढ़वाल जो हमारा है ये आता है पश्चिम की तरफ यानी वेस्ट की तरफ, ठीक है जी। अब समझ के चलते कैसे, देखिए जो हमारा कुमाऊं है ये आता है पूर्व की तरफ, यानी जो हमारा ये भाग है पूरा ये हमारा पूरा किसमें आ जाता है, ये आ जाता है हमारा कुमाऊं में, ठीक है जी। ये किसमें आ जाता है कहा मैंने आपसे कहा ये जितना भाग है ये कुमाऊं में आ जाता है, और इसके बाद ये जो चमोली से इधर तक है ये आ जाता है हमारा किसमें, गढ़वाल में, ठीक है जी। ये आ जाता है किसमें, गढ़वाल में। तो ये तो बेसिक सी बात होगी कि कहां पे हमारा कुमाऊं स्थित है और कहां पे हमारा गढ़वाल स्थित है हमारे उत्तराखंड की भौगोलिक स्थिति में, ठीक है जी। तो ये हमने बात की यहाँ पे किसकी, उत्तराखंड में दो मंडलों की, ठीक है। थोड़ा सा आगे चल के देखते हैं। अब हम यहाँ पे देख के चलेंगे भैया क्या, अब हम देख के चलेंगे जो कुमाऊं जो शब्द है, ठीक है, जो कुमाऊं शब्द है इसका प्रयोग कहां पे किया गया है, ठीक है। अक्सर पूछा जाता है कि कुमाऊं जो शब्द है या फिर जो गढ़वाल जो शब्द है इसका प्रयोग कैसे किया गया और सर्वप्रथम कैसे किया गया, कहां पे किया गया, ठीक है। तो समझ ही जाता है। अब देखिए जो हमारा यहाँ पे कुमाऊं जो शब्द है, ठीक है, मैंने क्या कहा जो हमारा कुमाऊं शब्द है ये आ जाता भैया, आपने एक नाम सुना होगा मानस खंड, आपने एक नाम सुना होगा क्या, मानस खंड का,
ठीक है। आपने एक नाम सुना होगा क्या, मानस खंड का, ठीक है। तो जो मानस खंड है, ठीक है, इस मानस खंड में, ठीक है, इस मानस खंड में क्या कहा गया है, इसमें यह कहा गया है जो कुमाऊं जो है, कुमाऊं का जो प्राचीन नाम था वो क्या था, मानस खंड था, ठीक है। मैंने आपसे क्या कहा, जो कुमाऊं का प्राचीन नाम था, किसका था, कुमाऊं का प्राचीन नाम क्या था, मानस खंड था। और वही जो हमारा गढ़वाल है इसका जो प्राचीन नाम था, ठीक है, मैंने आपसे कहा जो कुमाऊं का प्राचीन नाम था वो क्या था भैया, मानस खंड था। और वही जो हमारा गढ़वाल है इसका जो प्राचीन नाम था वो क्या था, वो था भैया केदार खंड। क्या था, केदार खंड। तो अक्सर पूछा जाता है भैया कि मानस खंड किसका प्राचीन नाम है या फिर केदार खंड किसका प्राचीन नाम है, ठीक है। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि जो हमारे पास मानस खंड है ये हमारे कुमाऊं का प्राचीन नाम है, ठीक है, यानी जो हमारा पहाड़ी जो क्षेत्र है कुमाऊं वाला उसका प्राचीन नाम यहाँ पे मानस खंड था, ठीक है। और जो हमारा गढ़वाल वाला जो एरिया है इसका प्राचीन नाम क्या था, केदार खंड था, ठीक है। इसका नाम क्या था, कहा मैंने, केदार खंड, ठीक है जी। अब थोड़ा समझ के चलते हैं, तो ये मानस खंड का यहाँ पे शब्द का अर्थ समझ के चलते हैं, ठीक है जी। मैंने आपसे क्या कहा, मानस खंड का जो शब्द है इसका अर्थ हम समझ के चलते हैं, ठीक है। अब देखिए जो मानस खंड है भैया, ये मानस खंड फिर से दो शब्दों से मिलके बना है, ठीक है, फिर से दो शब्दों से यहाँ पे मिलके बना है। पहला शब्द है इसमें क्या, इसमें पहला शब्द आ जाता है भैया मानस, ठीक है, पहला शब्द क्या आ जाता है इसमें, मानस। और जो दूसरा शब्द आ जाता है वो आ जाता है भैया क्या, वो आ जाता है खंड, ठीक है। मैंने आपसे कहा मानस खंड में जो हमारा प्राचीन नाम है कुमाऊं का, इसमें पहला जो शब्द आ जाता है वो आ जाता है हमारे पास मानस, और जो दूसरा जो शब्द आ जाता है वो आ जाता है खंड, ठीक है। अब समझ के चलते हैं मानस का मतलब क्या है, मानस का तात्पर्य है आत्मा से, ठीक है, किससे, आत्मा से। मानस का जो अर्थ होता है वो होता है आत्मा। और खंड का मतलब अभी मैंने आपको बताया थोड़ी देर पहले, खंड का जो मतलब होता है वो होता है भैया एक भूभाग से, ठीक है, किससे, एक भूभाग से, यानी भूमि के एक टुकड़े से, ठीक है। इतना आपको समझ में आ गया होगा। मानस का मतलब आत्मा से है और यहाँ पे खंड का मतलब भूभाग से है, ठीक है। अगर इसका होलसेल मतलब मैं बताऊं, इसका मैं पूरा शब्द मानस खंड का अगर मैं एक साथ यहाँ पे अर्थ बताऊं तो ये हो जाता भैया कि हमारे पास क्या, जो शिव की आत्मा, ठीक है, शिव की आत्मा, ठीक है, शिव की आत्मा स्थिति वाला भाग, स्थिति वाला भाग, यानी ऐसा भूभाग, यानी ऐसा भूभाग जहां पे शिव की आत्मा का क्या है, वास है, उसे हम कह देते हैं मानस खंड। और मैंने आपको बताया जो मानस खंड है वो किसे कहते हैं, हम कह देते हैं कुमाऊं का प्राचीन नाम है, ठीक है। ये आपको समझ में आ गया होगा। मानस खंड मैंने दो शब्दों मिलकर बताए हैं, दो शब्द, पहला जिसमें मानस और दूसरा हमारे पास जो खंड है। मानस का मतलब आत्मा से है और खंड का मतलब भूभाग से है। पूरा शब्द का अर्थ मैं बताऊं तो यानी शिव की आत्मा का स्थान हम इसे कह सकते हैं, यानी ऐसा स्थान जहां पे शिव की आत्मा का वास है उसे कह देते हैं क्या, मानस खंड, ठीक है जी। ये तो हमने बात की मानस खंड की। अब थोड़ा सा यहां पे आगे चल के देख के चलते हैं। अब हम बात करके चलते हैं केदार खंड का, ठीक है। केदार खंड भी आप जानते हैं दो शब्दों से मिलकर बना है। केदार खंड भी यहां पे दो शब्दों से मिलकर बना है, जिसमें पहला शब्द हमारे पास आ जाता है क्या, पहला शब्द आ जाता है भैया केदार, ठीक है। पहला शब्द क्या आ जाता है, केदार, ठीक है ना। तो पहला शब्द केदार आ गया और दूसरा शब्द आ जाता है भैया इसमें क्या, दूसरा शब्द आ जाता है खंड, ठीक है। मैंने आपसे क्या कहा, पहला शब्द है हमारे पास केदार और दूसरा शब्द है इसमें खंड, ठीक है। केदार जो शब्द है, केदार हम जानते हैं किसका पर्यायवाची शब्द है भैया, ये है शिव का नाम, ठीक है, शिव का। केदार का मतलब शिव है और खंड का मतलब फिर से वही क्या, भूभाग, ठीक है जी, भूभाग। तो यानी इसका मैं यहां पे तात्पर्य बताऊं, इसका मैं यहां पे शाब्दिक अर्थ बताऊं, पूरा होलसेल इसका मतलब मैं बताऊं, ठीक है। तो इसका मतलब फिर से वही आ जाता है, शिव की आत्मा, ठीक है, शिव की आत्मा का भूभाग, ठीक है जी, शिव की आत्मा का भूभाग, यानी इसका मतलब हो जाता है ऐसा भूभाग जहां पे क्या है, शिव की आत्मा का वास है। यानी समझ के चलते देखिए, केदार खंड हमने कहा गढ़वाल का पुराना नाम है, वहां भी शिव की आत्मा का वास है। और जो हमारे पास कुमाऊं जो है मानस खंड, इसका प्राचीन नाम मैंने आपको बताया, यहां भी शिव की आत्मा का वास है। यानी हम कह सकते हैं जो हमारा उत्तराखंड है यह संपूर्ण रूप से शिव की आत्मा का वास करने वाला एक स्थान है, एक राज्य है, एक जगह है, ठीक है जी। इतना आपको समझ में आ
आ गया हुआ। ठीक है जी, तो ये हो गया हमारा क्या कि कुमाऊं का प्राचीन नाम मानसखंड था और गढ़वाल का जो प्राचीन नाम था वो क्या था, वो था केदारखंड। ठीक है, अब जब हमारे पास यहां पे इतनी बात आ ही चली है, ठीक है, जब हमारे पास इतनी आ ही चली है कि भैया मैंने आपसे कहा जो कुमाऊं का प्राचीन नाम है मानसखंड और गढ़वाल का प्राचीन नाम है केदारखंड, ये हमें कहां से पता चला। ठीक है, बात आती है कि ये जानकारी हमें कहां से मिली है। ठीक है, तो समझ के चलते, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट नाम मैं लेने जा रहा हूं जो एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है। तो ये जो हमें जानकारी मिली है मानसखंड और केदारखंड की, यानी गढ़वाल को हम केदारखंड कहते थे और कुमाऊं को मानसखंड कहते थे, इसकी जो हमें जानकारी मिलती है वो मिलती है भैया, आपने नाम सुना होगा स्कंद पुराण से। ठीक है, किससे मिलती है भैया, ये मिलती है हमें किससे, स्कंद पुराण। ठीक है, किससे मिलती है, स्कंद पुराण। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट यहां पे पुराण हो जाता है, कौन सा, स्कंद पुराण। अब समझ के चलिए, जो स्कंद जो पुराण है इससे हमें जानकारी मिलती है भैया कि जो हमारा कुमाऊं है इसे हम मानसखंड कहा करते थे और जो हमारा गढ़वाल है इसे हम केदारखंड कहा करते थे। ठीक है, अब समझ के चलते, देखिए अब जब बात आ ही चली है यहाँ पे पुराण की, तो थोड़ा सा देख के चलते हैं कि भैया पुराण होता क्या है। ठीक है, पुराण होता क्या है, क्या इसका मतलब होता है, कितने पुराण हमारे पास यहाँ पे होते हैं, इस चीज को थोड़ा सा यहाँ पे देख के चलते हैं। ठीक है, तो भैया पुराण के बारे में हम यहाँ पे 6 चीजें देख के चलेंगे। कितनी, पुराण के बारे में हम यहाँ पे 6 चीजें देख के चलेंगे। ठीक है, जिसका हम सबसे पहली चीज यहाँ पे देख के चलेंगे कि भैया पुराण का अर्थ क्या होता है। क्या देख के चलेंगे, कहा मैंने आपसे कहा कि पुराण का अर्थ क्या होता है, पुराण का तात्पर्य क्या होता है, पुराण की मीनिंग क्या होती है। ठीक है, पुराण के बाद हम अर्थ के बाद हम देख के चलेंगे भैया कि इसकी भाषा क्या होती है। ठीक है, किस भाषा में ये पुराण लिखे गए थे। ठीक है, कौन सी भाषा का प्रयोग किया गया था इनको लिखने के लिए, ये हम यहाँ पे देख के चलेंगे। उसके बाद हम अगली चीज देख के चलेंगे कि भैया जो पुराण जो है, ठीक है, मैं आपको बात कर रहा हूं यहाँ पे स्कंद पुराण की नहीं, मैं बता रहा हूं आपको यहाँ पे पुराण के बारे में। ठीक है, अब हम बात करके चलेंगे भैया जो पुराण के जो रचयिता थे। ठीक है, क्या कहा मैंने, पुराणों के रचयिता कौन थे। ठीक है, तीसरी बात हम देख के चलेंगे, क्या पुराणों के रचयिता कौन थे। अच्छा, अब हम देख के चलेंगे अगली चीज कि पुराणों की भैया संख्या कितनी है। ठीक है, हमारे हिंदू धर्म में पुराणों की जो संख्या है वो कितनी है। ठीक है जी, पुराणों की जो संख्या है वो कितनी हमारे पास यहाँ पे है। ठीक है जी, उसके बाद हम अगली चीज देख के चलेंगे, लास्ट चीज हम देख के चलेंगे भैया इसका सब्जेक्ट क्या है, इसका विषय क्या है, आखिर क्या इन चीजों के बारे में पुराण में किन बातों के बारे में यहाँ पे लिखा हुआ रहता है। ठीक है, तो इतनी बेसिक सी हम 1 2 3 4 5 चीजें यहाँ पे देख के चलेंगे, जिस क्रम में हम सबसे पहले देखेंगे भैया पुराण का अर्थ क्या होता है, फिर हम देख के चलेंगे पुराणों की भाषा क्या होती है, फिर हम देख के चलेंगे भैया पुराणों के रचयिता कौन थे, किसने यहाँ पे पुराणों की यहाँ पे रचना की थी। उसके बाद हम देख के चलेंगे भैया जो हमारे पास संख्या है, ठीक है, पुराणों की जो संख्या है वो कितनी है। उसके बाद हम देख के चलेंगे कि भैया पुराणों का विषय क्या रहता है, क्या इनका सब्जेक्ट रहता है, आखिर किस बारे में ये पुराण पे लिखा हुआ रहता है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब बात करके चलते हैं भैया अर्थ का। ठीक है, पुराण का अर्थ हम यहाँ पे देख के चलते हैं। ठीक है, पुराण का अर्थ होता है भैया यहाँ पे किससे, पुराने से। ठीक है, पुराण का जो अर्थ होता है पुराण का वो होता है पुराना। ठीक है, पुराना या फिर यूं कह सकते हैं प्राचीन। ठीक है, पुराण का अर्थ क्या होता है, कहा मैंने कहा पुराण का अर्थ होता है भैया क्या, प्राचीन या फिर पुराना। अच्छा, दूसरी बात देख के चलते हैं भैया इसकी भाषा क्या है। भाषा हम जानते थे कि नाम जहां पे प्राचीन आ गया और हम जानते हैं कि हमारी सबसे प्राचीन भाषा कौन सी है, वो है संस्कृत, जो इसे हम देव भाषा भी कहते हैं। ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है, जायज सी बात है, जो हमारे पुराण होंगे अगर ये प्राचीन है तो ये तो जायज सी बात होगी भैया ये होंगे किस भाषा में, ये होंगे भैया संस्कृत भाषा में। ठीक है, इतना समझ में आ गया। मैंने आपसे कहा भैया जो पुराणों का जो मतलब है वो है क्या, पुराना या फिर प्राचीन, और जो इनकी भाषा यहाँ पे है वो है क्या, संस्कृत। ठीक है, अब बात करके चलते भैया रचयिता कौन, आखिर किसने यहाँ पे पुराणों की रचना की थी। ठीक है, अच्छा, तो पुराणों की रचना की हम बात करके चलते हैं। तो पुराणों की जो यहाँ पे रचना की थी भैया वो की थी, एक नाम आता है क्या, एक नाम आता है भैया लौह मर्ष।
किसने की थी? मैंने कहा पुराणों की जो यहाँ पे रचना की थी वो आता भी एक ऋषि का नाम आता है जिनका नाम क्या है? लौह मर्ष। ठीक है, साथ ही साथ लौह मर्ष के साथ एक और नाम आता है जो है यहाँ पे क्या? उग्र श्रवा। ठीक है, क्या नाम आता है भैया? दो ऋषियों का यहाँ पे नाम आता है, जिस क्रम में पहला नाम आता है भैया लौहमर्ष का और दूसरा नाम आ जाता है उग्र श्रवा का। ध्यान देना, जो ये लौहमर्ष है इनका बेटा ये है उग्र श्रवा। ठीक है, ये कौन है? इनका बेटा। ठीक है, यानी उग्र श्रवा जो है इसके पिताजी लौहमर्ष ने यहाँ पे पुराणों की रचना की थी, साथ ही साथ उसमें सहयोग किया था किसने? उग्र श्रवा ने। ठीक है, ये होगी भैया रचयिता की बात। आखिर किन्होंने यहाँ पे रचना की थी? तो मैंने कहा दो बाप बेटे थे, दो ऋषि मुनि थे, पहला लौहमर्ष था और उनका बेटा कौन? उग्र श्रवा। ठीक है जी, अब देख के चलता भैया जो पुराण है इनकी संख्या कितनी है। ठीक है, हमारे हिंदू धर्म में पुराणों की संख्या कितनी है देख के चलते हैं। तो पुराणों की संख्या की मैं बात करूं तो यहाँ पे भैया पुराणों की संख्या हमारे हिंदू धर्म में 18 है। कितनी है कहा मैंने कहा हमारे पास 18 क्या है भैया? पुराणों की संख्या है हमारे हिंदू धर्म में। ध्यान रखिएगा, पूछा जाता है ये जितनी चीजें मैं यहाँ पे बता रहा हूँ अक्सर बहुत बार पूछा गया। अगर आपने यहाँ पे उत्तराखंड की अगर आप तैयारी कर रहे होंगे तो आपको अक्सर यहाँ पे दिखता होगा क्वेश्चन पेपर में ये क्वेश्चन कि भैया पुराणों के रचयिता कौन है, या फिर पुराण किस भाषा में लिखे गए हैं, या फिर जो पुराणों की संख्या कितनी है। ठीक है, तो मैंने आपसे कहा भैया पुराणों की संख्या कितनी है? 18 हमारे पास पुराणों की संख्या हो जाती है। ठीक है, अब बात करके चलते भैया इसका सब्जेक्ट क्या रहता है, इसका विषय क्या रहता है कि किस बारे में जो पुराण है इन 18 पुराणों में किस बारे में लिखा गया। ठीक है, तो जो हमारे पास विषय इसका रह जाता है तो देखिए इसकी कोई, मैं बता देता हूं इसका जो विषय यहां पे रहता है भैया, इसकी यहां पे क्या? इसकी कोई ठीक है निश्चित सीमा नहीं है भैया। क्या नहीं है? निश्चित सीमा नहीं है। मैंने आपसे क्या कहा? जो पुराणों का जो विषय है इसकी क्या नहीं है भैया? इसकी निश्चित सीमा नहीं है, यानी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट नहीं है, एक पर्टिकुलर विषय नहीं है, एक सीमित विषय नहीं है जिसके बारे में यहाँ पे पुराणों में लिखा गया हो। यानी तो बात आती है भैया किसके बारे में लिखा गया? तो पुराणों के विषय की मैं बात करूं, इसमें यहाँ पे जो हमारे राजा महाराजा थे उनके बारे में इसमें लिखा जाता है, उनकी जो यहाँ पे वंशावली जो थी उनके बारे में इसमें लिखा जाता है, जो हमारे ऋषि मुनि जो हुआ करते थे उनकी वंशावली और उनके बारे में इसमें लिखा जाता है। ठीक है, मतलब लिखा गया है। और यहाँ पे जो हमारे पास जो देवी देवता हैं उनकी स्तुतियां, उनके जो आराधना, जो भी यहाँ पे उनकी यहाँ पे जितनी भी यहाँ पे उनकी जो यहाँ पे हमारे देवी देवताओं की वंशावली है, ठीक है, या फिर जो देवी देवताओं से रिलेटेड जितनी भी यहाँ पे बातें हैं वो लिखी गई है भैया कहाँ पे? इस विषय के अंदर यानी पुराणों में। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे भैया पुराणों के अंदर क्या क्या लिखा गया है। ठीक है, जिस क्रम में मैंने आपसे कहा कि राजा महाराजाओं के बारे में लिखा गया है, उनकी यहाँ पे वंशावली के बारे में लिखा गया है। ठीक है, उसके बाद मैंने आपसे कहा जो ऋषि मुनि उनके बारे में लिखा गया है, उनकी वंशावली के बारे में लिखा गया है, जो देवी देवता है उनके बारे में इसमें लिखा गया है, जो ऋषि मुनि उनके बारे में इसमें लिखा गया है। ठीक है, कर्म कांड, ये सारी चीजें हमारे पास किसमें आ जाती है भैया? ये आ जाती है पुराणों के विषय में। ठीक है, अभी मैंने आपसे थोड़ी देर पहले एक नाम मैंने लिया कि मैंने आपसे कहा भैया कि इसमें जो देवी देवता हैं, राजा महाराजा हैं, ऋषि मुनि जो है उनकी वंशावली के बारे में लिखा रहता है। ठीक है, मैंने आपसे कहा उनकी वंशावली इसमें लिखा रहता है। अब समझते चलते थोड़ा सा यहाँ पे बात आ जाती है वंशावली की, तो भैया वंशावली क्या होता है? देखिए वंशावली का मतलब यहाँ पे वंश से है। ठीक है, वंश से। जैसे मैं बात करूं हमारे पास यहाँ पे राजा दशरथ है, हम जानते हैं, सभी जानते हैं। ठीक है, राजा दशरथ को, ठीक है, अब इनके भैया पुत्र थे, 4 पुत्र थे, हम जानते हैं। तो सबसे बड़े पुत्र जो थे इनके राम थे, भगवान राम, हम ये भी जानते हैं। ठीक है, अब जो भैया भगवान राम थे इनके भी पुत्र हुए लव और कुश, ये भी हम जानते हैं। ठीक है, ये भी हम जानते हैं लव और कुश। अब समझ के चलिएगा भैया जो यहाँ पे एक क्रम बनता जा रहा है, एक क्रम बनता जा रहा है। आप देख रहे होंगे कि राजा दशरथ से भी इनके भी कुछ यहाँ पे इनके भी कोई पिताजी रहे होंगे। ठीक है, उनके भी पिताजी रहे होंगे। तो ये जो क्रम बनता जा रहा है इसी को हम कह देते हैं क्या? वंशावली। यानी वंशावली यानी वंश की बात हो रही है, एक वंश की बात हो रही है। वंश का मतलब अपने यहाँ पे जो जनरेशन होती है उसकी यहाँ पे बात होती है, उसी को हम कह देते हैं क्या? वंशावली। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा ये पुराण का मतलब क्या होता है, अर्थ की हमने बात की। जिस क्रम में मैंने आपको बताया कि पुराण का अर्थ पुराना होता है या फिर प्राचीन होता है। उसके बाद मैंने आपसे कहा किस भाषा में ये लिखे गए हैं। मैंने आपसे कहा प्राचीन भाषा हमारी देव भाषा संस्कृत है, तो संस्कृत में ये लिखे गए हैं। फिर मैंने कहा इनकी जो रचयिता है वो कौन है?
है, वो मैंने आपसे कहा भैया लौह मर्ष इनके यहाँ पे जो ऋषि हैं वो इनके रचयिता है, साथ ही साथ उनका एक पुत्र है उग्रश्रवा। ठीक है, तो अक्सर पूछा जाता है भैया जो लौह मर्ष के पुत्र है उग्रश्रवा, उन्होंने क्या किया था, उन्होंने भैया रचना की थी यहाँ पे किसकी, पुराणों की। ठीक है, या फिर लौह मर्ष के पुत्र कौन है, उग्रश्रवा है। इस तरीके से यहाँ पे घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछ दिए जाया करते हैं। ठीक है, उसके बाद मैंने संख्या बताई, मैंने आपसे कहा संख्या 18 हमारे पास, ध्यान दीजिएगा 18 संख्या भी देख के चलेंगे कौन कौन से 18 पुराण है। ठीक है, मैंने आपसे कहा 18 संख्याएं हैं, अभी हम देख के चलेंगे भैया 18 पुराण कौन कौन से हैं। ठीक है, तो 18 पुराण हम यहाँ पे देख के चलने वाले हैं अभी। और उसके बाद मैंने आपसे कहा भैया इसका सब्जेक्ट क्या रहता है, इसका विषय क्या रहता है, तो विषय की हमने बात की, मैंने आपसे कहा इसकी कोई निश्चित सीमा नहीं है, इसकी यहाँ पे हमारे पास कोई लिमिट नहीं है। ठीक है जी, इतना आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब देख के चलते हैं भैया, जब संख्या हमने 18 यहाँ पे लिखी दिया है तो थोड़ा सा देख के चल लेते हैं यहाँ पे कि भैया जो 18 संख्या है कि कौन कौन से वो 18 पुराण है। ठीक है, समझ के चलते हैं कौन कौन से 18 पुराण। ध्यान दीजिएगा, मैं आपको यहाँ पे पुराण नहीं पढ़ा रहा हूं, मेरा जो यहाँ पे सब्जेक्ट है वो है भैया उत्तराखंड का नामकरण। ठीक है, क्या सब्जेक्ट है, क्या हम पढ़ रहे हैं, आज का जो टॉपिक है वो है उत्तराखंड का नामकरण। ठीक है, उत्तराखंड का नामकरण। ठीक है, जहां जहां से यहाँ पे चीजें जुड़ती जा रही है, लिंक होती जा रही है, उन चीजों को हम यहाँ पे कवर करते चले जा रहे हैं। ठीक है, तो एग्जाम में पूछा जाता है, इसीलिए चीजें यहाँ पे कवर कराई जा रही है। ठीक है, अब जो हमारे पास 18 जो पुराण है, मैंने आपसे कहा 18 पुराण है, तो देख के चलते भैया वो 18 पुराण यहाँ पे हमारे पास कौन कौन से। ठीक है, तो 18 पुराणों की बात करके चलते हैं। तो भैया यहाँ पे इसको आपने नोट कर लिया होगा, इतना चीज आपने समझ लिया होगा, तो इसको यहाँ पे मिटा के चलते हैं। ठीक है जी, अब हम देख के चलेंगे कि भैया जो हमारे पास पुराण है, मैंने आपसे कहा था कि 18 होते हैं, इनकी संख्या हमारे हिंदू धर्म में 18 है, तो वो कौन कौन से पुराण हो जाते हैं, तो देख के चलते भैया 18 कौन कौन से पुराण है। ठीक है, 18 पुराण कौन कौन से हैं वो हम यहाँ पे थोड़ा सा देख के चल लेते हैं। ठीक है, तो भैया पुराण 18 होते हैं, तो थोड़ा सा इजी करने के लिए मैं इनको यहाँ पे इन 18 पुराणों को मैं यहाँ पे 3 भागों में बांट लेता हूँ। ठीक है, मैंने आपसे कहा थोड़ा सा सरल करने के लिए, थोड़ा सा इजी करने के लिए इन 18 पुराणों को मैं यहाँ पे 3 भागों में बांट लेता हूं। पहले भाग में मैं देखूंगा भैया 6 पुराण, फिर दूसरे भाग में मैं देखूंगा 6 पुराण, और तीसरे भाग में देखूंगा बचे हुए 6 पुराण। तो कुल मिला के हमारे पास कितने पुराण हो जाएंगे, 18 पुराण हो जाएंगे। ठीक है, तो समझ के चलते हैं। तो भैया सबसे पहले बात करते हैं, जो सबसे पहले आ जाता है हमारे पास वो आ जाता है भैया क्या, मत्स्य पुराण। कौन सा कहा मैंने आपसे कहा मत्स्य पुराण। ठीक है, सबसे पहले नंबर पे कौन सा आ जाता है, ध्यान रखिए, ये ऐसा नहीं है कि यही पहले नंबर पे, ऐसा नहीं है, खाली समझने के दृष्टिकोण से मैंने 6 करके यहाँ पे डिवाइड कर लिए हैं। तो जिस क्रम में सबसे पहले मैंने आपको बताया कौन सा पुराण, मत्स्य पुराण। ठीक है, अब दूसरा समझ के चलता भैया, दूसरा जो हमारे पास पुराण आ जाता है वो आ जाता है विष्णु पुराण। कौन सा कहा मैंने कहा जो दूसरा हमारे पास पुराण आता है वो आता है कौन सा, विष्णु पुराण। ठीक है, अच्छा, अब तीसरा पुराण देख के चलते। तीसरा पुराण हमारे पास आ जाता है यहाँ पे ब्रह्म पुराण। कौन सा कहा मैंने कहा तीसरा पुराण आ जाता है हमारे पास ब्रह्म पुराण। इतना आपको समझ में आ गया होगा, 3 पुराण हो गए। चौथा जो पुराण आ जाता है वो आ जाता भैया पद्म पुराण। ठीक है, कौन सा पुराण आता है, कहा मैंने आपसे कहा चौथा जो हमारे पास पुराण आ जाता है वो आता है भैया कौन सा, पद्म पुराण। ठीक है जी, अच्छा, पद्म पुराण के बात करते हैं। अगला हमारे पास आ जाता है यहाँ पे वायु पुराण। ठीक है जी, वायु पुराण, ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं बताऊंगा अभी कि इसमें कौन कौन से हमारे पास इंपॉर्टेंट पुराण रहते हैं एग्जाम के दृष्टिकोण से। यहाँ पे जो वायु पुराण है इसी को हम कह देते हैं भैया क्या, इसी का दूसरा नाम है शिव पुराण। क्या नाम है, कहा मैंने कहा जो वायु पुराण है इसी का दूसरा नाम हमारे पास क्या है, शिव पुराण है। ठीक है, तो ये कितने हो गए हमारे पास, 5 पुराण हो चले हैं। अगला और लास्ट बात करते हैं भैया, अगला आ जाता है हमारे पास भागवत पुराण। कौन सा, भागवत पुराण। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हो गए, 6 पुराण हमने यहाँ पे देख चले हैं। अब हम बात करते हैं अगले जो 6 पुराण हैं उनकी हम यहाँ पे बात करके चलते हैं। ठीक है, तो अगले 6 पुराणों की मैं बात करता हूं, तो सबसे पहला जो पुराण आ जाता है भैया वो आ जाता है नारद पुराण। कौन सा पुराण कहा मैंने आपसे कहा नारद पुराण। ठीक है, और जो इसके बाद आता है वो आ जाता है भैया कौन सा, मार्कंडेय पुराण। ठीक है, मार्कंडेय। ठीक, अगला कौन सा आ जाता है, मार्कंडेय पुराण। ठीक है, मार्कंडेय पुराण। इतना समझ में आ गया। ठीक है, अगला बात करके चलते हैं, हमारे पास अगला आ जाता है अग्नि पुराण।
ठीक है, अग्नि पुराण। देखिए कुछ चीजें बेसिक चीजें हमें पता होनी चाहिए, उसी दृष्टिकोण से यहाँ पे बताया जा रहा है। ठीक है, इसमें से जो हमारे परीक्षा की दृष्टि से जो इंपोर्टेंट जो भी हमारे पास पुराण होंगे उनको मैं यहाँ पे बता के चलूंगा। ठीक है, पहले हम 18 पुराण को यहाँ पे देख लेते हैं। ठीक है, मैंने आपसे कहा नारद पुराण, मार्कंडेय पुराण, अग्नि पुराण, उसके बाद आ जाता है भैया ब्रह्म वैवर्त पुराण। कौन सा पुराण कहा मैंने? ब्रह्म, ठीक है, ब्रह्म वैवर्त्य पुराण। कौन सा पुराण कहा मैंने? ब्रह्म वैवर्त्य पुराण। ठीक है, अगला आ जाता है भैया इसी में कौन सा? लिंग पुराण। कौन सा कहा मैंने कहा भैया इसमें आ जाता है अगला लिंग पुराण। इसके बाद आ जाता है हमारे पास जो इसमें लास्ट आ जाता है वो आ जाता है भैया कौन सा? 12 पुराण। कौन सा कहा मैंने? 12। ठीक है, कौन सा? 12 पुराण। ठीक है जी, इतना आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद देखिए 6 यहां पे लिख दिया, 6 यहां पे लिख दिया और बच्चे 6 हैं। ठीक है, उन 6 को भी देख के चलते हैं। तो उस क्रम में जो सबसे पहले आ जाता है वो आ जाता है, भी थोड़ी देर पहले मैंने आपको नाम बताया था। ठीक है, जिसमें चर्चा में मिली थी कि भैया कुमाऊं का प्राचीन नाम हमारे पास मानस खंड है और गढ़वाल का प्राचीन नाम केदार खंड है। तो वो किस में मिली थी? कहा था मैंने आपसे कहा था भैया वो मिला था हमें स्कंद पुराण में। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे एक तो भैया मोस्ट इंपोर्टेंट जो पुराण होने वाला है ये होने वाला है। ठीक है, उसके बाद जो अगला पुराण आ जाता है हमारे पास वो आ जाता है भैया कौन सा? वो आ जाता है हमारे पास वामन पुराण। कौन सा? वामन पुराण। ठीक है जी, इतना आपको समझ में आ रहा होगा। अगला जो पुराण आता है हमारे पास वो आता है वामन पुराण। ठीक है, इसके बाद अगला जो हमारे पास आ जाता है वो आता है कुर्म पुराण। ठीक है, कुर्म पुराण। इसके बाद हमारे पास जो आ जाता है वो आ जाता है भैया कौन सा? गरुड़ पुराण। नाम सुना होगा आपने। ठीक है, गरुड़ पुराण हमारे पास आ जाता है। उसके बाद जो अगला आ जाता है वो आ जाता है भैया हमारे पास कौन सा? वो आ जाता है भैया ब्रह्मांड पुराण। कौन सा कहा मैंने आपसे कहा ब्रह्मांड पुराण हमारे पास अगला आ जाता है। ठीक है, उसके बाद जो लास्ट हमारे पास पुराण बचता है वो बचता है भैया कौन सा? वो बचता है भविष्य पुराण। ठीक है जी, कौन सा बचता है? कहा मैंने आपसे कहा वो बचता है भविष्य पुराण। तो ये हमारे पास कितने हो गए? हमारे पास यहाँ पे पहला ये हो गया, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा। ठीक है, 7वां, 8वां, 9वां, 10वां, 11वां, 12वां, 13वां ये हो गया, 14वां ये हो गया, 15वां ये हो गया, 16वां, 17वां और 18वां ये हो गया। तो हमने देख चले यहाँ पे भैया कितने पुराण थे। कहा था मैंने आपसे थोड़ी देर पहले, मैंने आपसे कहा था 18 पुराण थे और वो 18 पुराण कौन कौन से हैं वो मैंने यहाँ पे लिख दिए। ठीक है, तो उसके साथ साथ मैंने आपसे ये भी कहा था कि भैया इन 18 पुराणों में, ठीक है, मैंने आपसे ये भी कहा था कि इन 18 पुराणों में भैया इंपोर्टेंट पुराण कौन कौन से हैं उनको देख के चलेंगे। तो चलिए देख के चलते हैं कि भैया कौन कौन से इसमें इंपोर्टेंट यहाँ पे पुराण है 18, उनकी हम यहाँ पे देख के चलते हैं थोड़ा सा। ठीक है, तो भैया सबसे पहले बात कर लेते हैं। सबसे पहला जो हमारा इंपोर्टेंट पुराण हो जाता है भैया वो हो जाता है कौन सा? मत्स्य पुराण। ठीक है, मैं स्टार लगा देता हूं यहाँ पे। ठीक है, जितने इंपोर्टेंट पुराण है बात करके चलते भैया, नीचे से लिख के चलेंगे प्रमुख पुराण। ठीक है, हेडिंग लिख के चलेंगे प्रमुख पुराण। ठीक है, मैंने आपसे क्या कहा? मैंने कहा भैया हेडिंग लिख के चलेंगे क्या? प्रमुख पुराण की। ठीक है, तो प्रमुख पुराण की बात करते हैं। जो भैया पहला प्रमुख पुराण आ जाता है वो कौन सा आ जाता है? मत्स्य पुराण। ठीक है, इसकी संख्या यहाँ पे 6 है। 6 पुराण जो हमारे पास प्रमुख है, देख के चलते हैं कौन कौन सा है। पहला हमारे पास आ जाता है भैया कौन सा? मत्स्य पुराण। ठीक है, कौन सा आ जाता है भैया? मैंने आपसे कहा पहला जो पुराण आ जाता है वो आ जाता है मत्स्य पुराण। ठीक है, उसके बाद थोड़ा सा मैं बताता हूं, देखिए मत्स्य पुराण हमारे पास यहाँ पे इंपोर्टेंट हो जाता है। दूसरा हो जाता है भागवत पुराण हमारे पास इंपोर्टेंट यहाँ पे हो जाता है। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे जो स्कंद पुराण है वो इंपोर्टेंट हो जाता है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास जो यहाँ पे इंपोर्टेंट हो जाता है भविष्य पुराण हमारे पास इंपोर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो भविष्य पुराण के साथ साथ हमारे पास जो यहाँ पे इंपोर्टेंट रहता है भी देख के चलते हैं। ठीक है, वायु पुराण, शिव पुराण हमारे पास यहाँ पे इंपोर्टेंट रहता है, तो समझ ही चलते हैं। पहला मैंने आपसे कहा कौन सा? मत्स्य पुराण हमारे पास इंपोर्टेंट होता है। ठीक है, दूसरा हम बात करके चलते हैं। दूसरा जो हमारे पास इंपोर्टेंट रहता है कौन सा कहा मैंने आपसे कहा भैया दूसरा जो रहता है वो रहता है कौन सा? भागवत पुराण। कौन सा कहा मैंने कहा दूसरा रहता है भैया भागवत पुराण। तीसरा जो इंपोर्टेंट हमारे पास पुराण रहता है वो रहता है कौन सा? स्कंद पुराण। कौन सा रहता है? कहा मैंने आपसे कहा जो तीसरा रहता है वो रहता है भैया कौन सा? स्कंद पुराण। समझ में आ रहा होगा आपको। ठीक है, कितने पुराण लिख लिए मैंने यहाँ पे? 3 इंपोर्टेंट पुराण लिख लिए। ठीक है,
अच्छा, अब थोड़ा सा समझ के चलते हैं, ठीक है, थोड़ा सा समझ के चलते हैं। अगला जो हमारे पास इंपोर्टेंट पुराण यहाँ पे आ जाता है वो आ जाता है कौन सा भैया, वो आ जाता है भविष्य पुराण, ठीक है, कौन सा आ जाता है, भविष्य पुराण, ठीक है, भविष्य पुराण, ठीक है, कौन सा आ जाता है, कहा मैंने आपसे कहा भैया अगला हमारे पास कौन सा आ जाता है, भविष्य पुराण हमारे पास आ जाता है। उसके बाद बात करके चलते हैं, ठीक है, उसके बाद बात करके चलते हैं जो हमारे पास अगला जो इंपॉर्टेंट आ जाता है भैया वो आ जाता है कौन सा, वायु पुराण। यहां पे लिख के चलता हूं, कौन सा पुराण कहा मैंने, वायु पुराण, ठीक है, वायु पुराण, यानी जो वायु पुराण था मैंने लिखा था यहाँ पे वायु पुराण, जिसको हम शिव पुराण भी कहते हैं, ये हमारे पास अगला इंपॉर्टेंट हो जाता है। और उसके बाद जो लास्ट हमारे पास रह जाता है भैया वो रह जाता है कौन सा, विष्णु पुराण, ठीक है, कौन सा कहा मैंने कहा भैया जो विष्णु पुराण है ये भी क्या है हमारे पास एक इंपॉर्टेंट पुराण हो जाता है, ठीक है। तो ये 6 प्रमुख पुराण है जो हमारे परीक्षा की दृष्टिकोण से क्या है भैया, इंपॉर्टेंट है। अभी बता के चलूंगा क्यों है परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट, ठीक है, क्या इसमें आखिर क्या ऐसा इनमें क्या लिखा गया है जो ये परीक्षा के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट हमारे पास हो जाते हैं, तो समझ के चलते हैं, ठीक है। अच्छा, तो इसमें सबसे पहला जो हमारे पास आ जाता है भैया वो आता है कौन सा, मत्स्य पुराण, ठीक है, मत्स्य पुराण। तो मत्स्य पुराण की बात करके चलते हैं तो भैया यहाँ पे जो मत्स्य पुराण है इसके बारे में 2 बातें जान के चलेंगे। पहला जो बात है यहाँ पे वो है भैया ये क्या है, सबसे क्या है भैया, ये सबसे प्राचीन पुराण है। मैंने क्या कहा भैया, सबसे प्राचीन पुराण है कौन सा, मत्स्य पुराण, ठीक है, इसलिए इंपोर्टेंट हो जाता है। साथ ही साथ इसमें इस पुराण में भैया किस वंश से संबंधित है, यह भैया सातवाहन वंश, ठीक है, सातवाहन वंश से ये संबंधित है, ठीक है। मैंने आपसे क्या कहा, सातवाहन वंश से क्या है भैया, ये संबंधित है। सातवाहन वंश आप समझिए होंगे जिसमें आप बात करते हैं भैया गौतमीपुत्र सतकर्णी की, आपने मूवी भी देखी होगी, अभी कुछ ही साल पहले रिलीज हो रखी है, तो आप देख सकते हैं गौतमीपुत्र सतकर्णी, तो उन महाराजा तो थे, उनकी हम बात करते भैया इसमें यहाँ पे किसमें, सातवाहन वंश में। तो इस वंश की जानकारी हमें कौन देता है, मत्स्य पुराण हमें इसकी जानकारी देता है, ठीक है। अच्छा, अब बात करके चलते भैया भागवत पुराण। तो भागवत पुराण की बात करते हैं तो जो भागवत पुराण है ये हमारा 2 भागों में विभक्त है, ठीक है, भागवत पुराण हमारा 2 भागों में विभक्त है। पहले भैया देवी भागवत, ठीक है, कौन सा, देवी भागवत, ठीक है, पहला कौन सा है कहा मैंने आपसे कहा भैया पहले हमारे पास देवी भागवत, ठीक है, दूसरा आ जाता भैया श्रीमद् भागवत, ठीक है, श्रीमद् भागवत, समझ में आ गया होगा आपको, देवी भागवत और श्रीमद् भागवत, ठीक है। अब इन दोनों में जो है भैया, इन दोनों में मैंने आपसे कहा भागवत पुराण 2 भागों में विभक्त है, जिसमें हमने पहले देखा देवी भागवत और दूसरा हमने कहा श्रीमद् भागवत। इन दोनों में जो है वो किससे संबंधित है भैया, ये संबंधित है श्री कृष्ण की, ठीक है, श्री कृष्ण की लीलाओं से संबंधित है, ठीक है, श्री कृष्ण की लीलाओं से ये जो पुराण है भागवत पुराण ये संबंधित है, ठीक है। और इसके भाग कितने होंगे, इसके भाग मैंने आपसे कहा 2 भाग है, पहला देवी भागवत और दूसरा श्रीमद् भागवत है, ठीक है। अगला देख के चलते भैया स्कंद पुराण। स्कंद पुराण अभी मैंने आपको बताया क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें हमारे उत्तराखंड की यहाँ पे चर्चा का वर्णन हमें मिलता है, ठीक है, और साथ ही साथ, ठीक है, इसमें साथ ही साथ यहाँ पे ये जो है भैया इसलिए भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्यों, क्योंकि ये क्या भैया सबसे बड़ा पुराण है, ठीक है, सबसे क्या है, बड़ा पुराण है, ठीक है, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। 18 पुराणों में सबसे बड़ा पुराण कौन सा है, तो कौन सा भैया, स्कंद पुराण, ठीक है। स्कंद पुराण क्या है कहा मैंने, सबसे बड़ा पुराण है, ठीक है। इसके बाद बात करके चलते हैं जो हमारा भैया स्कंद पुराण है, साथ ही साथ इसमें भैया जो टीका लिखी है, ठीक है, इसकी जो टीका लिखी है, टीका का मतलब होता है भैया कि कमेंट जो होता है, ठीक है, कोई यहाँ पे आर्टिकल लिखता है तो आज की डेट में लोग उस पर कमेंट करते हैं, अपना रिव्यू देते हैं, उसी को हम हिंदी में बोल देते हैं क्या, टीका, ठीक है। तो इस पुराण पे, स्कंद पुराण पे जो टीका लिखी है, जो कमेंट किया था भैया वो किसने किया था, वो किया था भैया महर्षि, किसने किया था, महर्षि वेदव्यास जी ने, ठीक है, किसने किया था, महर्षि वेदव्यास जी ने। तो पूछा जाता भैया जो स्कंद पुराण है उस पे अपनी टीका किसने लिखी थी, तो उस पे अपनी टीका लिखी थी भैया महर्षि वेदव्यास जी ने, ठीक है, इतना क्लियर हो गया। अच्छा,
अब बात करके चलते भैया भविष्य पुराण की। अब नाम ही से पता चल रहा है कि आप भविष्य पुराण है, तो यानी इसमें फ्यूचर की बातें लिखी होंगी, भविष्य की बातें लिखी होंगी। साथ ही साथ ये जो पुराण है सबसे अंतिम पुराण है। कौन सा कहा मैंने? सबसे अंतिम पुराण ये हो जाता है। ठीक है, क्या हो जाता है? ये सबसे अंतिम पुराण हमारे पास ये हो जाता है। ठीक है, इतना समझ में आपको आ गया होगा। इसके बाद बात करके चलते भैया वायु पुराण की। ठीक है, 4 पुराण हमने देख लिया, 2 पुराण और बचे, इनको भी देख के चलते हैं। तो वायु पुराण की हम बात करके चलते हैं। जो वायु पुराण है, ठीक है, जो वायु पुराण है भैया, ये संबंधित है किससे? ये संबंधित है गुप्त वंश से। किससे है कहा मैंने? गुप्त वंश से। ठीक है, गुप्त वंश से। ठीक है, तो गुप्त वंश से संबंधित है। आप जानते हैं गुप्त वंश की जो संस्थापक है, जिन्होंने यहाँ पे जो स्थापना की थी, किसने की थी? श्रीगुप्त ने की थी। आपको पता होगा अगर आपने यहाँ पे प्राचीन हिस्ट्री पढ़ी है। ठीक है, उसके बाद बात करके चलते हैं भैया विष्णु पुराण की। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट पुराण अपने आप में हो जाता है विष्णु पुराण। क्यों हो जाता है? क्योंकि पूरे भारत का सबसे बड़ा जो साम्राज्य था, कौन सा? मौर्य वंश। ठीक है, यानी चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, बिंबिसार जैसे महान जो शासक रहे हैं भैया, उनकी जानकारी हमें मिलती है किससे? विष्णु पुराण से। ठीक है, तो आपको यह समझ में आ गया होगा। मैंने आपसे बात की यहाँ पे उत्तराखंड का जो नामकरण है, इसकी हम यहाँ पे बात कर रहे थे, जिस क्रम में मैंने आपसे कहा उत्तराखंड भैया 2 नाम इसके हैं, पहला है उत्तरांचल, दूसरा है उत्तराखंड। उत्तरांचल मैंने कहा 2 शब्दों से मिलकर बना है, पहला है उत्तर, दूसरा है आंचल, यानी उत्तर पे स्थित पर्वत। ठीक है, वही मैंने उत्तराखंड की मैंने बात की। मैंने आपसे कहा भैया जो उत्तराखंड है ये भी 2 शब्दों से मिलकर बना है, पहला है इसमें उत्तर, दूसरा है खंड, यानी इसका होलसेल मतलब मैंने आपको बताया कि उत्तर में स्थित भूमि का एक भाग। ठीक है, ये इसका मैंने आपको मतलब बताया। उसके बाद मैंने आपसे बात का उसी क्रम में कि भैया जो हमारा उत्तराखंड 2 भागों में ये बटा हुआ है, पहला बटा है कुमाऊं में, दूसरा बटा है गढ़वाल में। ठीक है, और यहाँ पे जो कुमाऊं जो भाग है, इसको हमें एक मानस खंड हम इसे कहते थे प्राचीन समय में, और जो हमारे पास गढ़वाल वाला भाग है, इसको हम क्या कहते थे? केदार खंड यहाँ पे कहते थे। और इसकी जानकारी हमें कहां से मिलती है? मैंने आपसे कहा था इसकी जानकारी मिलती है भैया कहां से? स्कंद पुराण से। तो यहीं से हमारी पुराण की हिस्ट्री स्टार्ट हो जाती है, पुराण की चर्चा स्टार्ट हो जाती है। पुराणों की मैंने बात की, मैंने कहा आपसे पुराणों के बारे में 5 चीजें हम यहाँ पे देख के चलें। पहला मैंने आपसे कहा पुराणों का अर्थ क्या होता है, दूसरा मैंने कहा इसकी भाषा क्या होती है, तीसरा मैंने आपसे कहा इसके रचयिता कौन है, चौथा मैंने आपसे कहा भैया इनकी संख्या कितनी है, पांचवा मैंने आपसे कहा इनके विषय क्या क्या। ठीक है, जिस क्रम में मैंने आपसे कहा था भैया इनके जो हमारे पास सबसे पहले जो अर्थ है वो होता है प्राचीन या पुराना। दूसरा मैंने आपसे कहा जो हमारे पास पुराण है भैया, इनकी जो यहाँ पे भाषा है वो है सबसे प्राचीन भाषा, यानी देव भाषा, जिसे हम संस्कृत भी कहते हैं। और तीसरी मैंने आपसे यहाँ पे बात की थी कि भैया इसकी जो रचयिता है वो कौन है भैया, वो है लौह महर्षि, और उन्हीं का बेटा उग्रश्रवा, दोनों ने मिलकर यहाँ पे इसकी रचना की है। ठीक है, उसके बाद संख्या की हमने बात की, संख्या हमने कहा इसकी 18 इसकी संख्याएं हैं। साथ ही साथ इसके विषय की हमने बात की, विषय की मैंने आपसे कहा कि भैया इसकी कोई निश्चित सीमा नहीं है, यानी इसमें बहुत सारा अपार इसमें क्या लिखा है, चीजों के बारे में यहाँ पे लिखा है। तो जिस क्रम में मैंने आपसे कहा राजा महाराजाओं की वंशावली, उनके बारे में इसमें लिखा गया है, ऋषि मुनियों के बारे में लिखा गया है, उनकी वंशावली के बारे में लिखा गया है। ठीक है, देवी देवताओं की स्थिति के बारे में लिखा गया है। ठीक है, उनकी वंशावलियों के बारे में लिखा है, काफी सारा यहाँ पे जो है विषय इसमें यहाँ पे दिया गया है पुराणों में। ठीक है, अब भैया पुराणों की मैंने बात कर ली थी, उसके बाद मैंने आपसे कहा था इनकी संख्या 18 है। तो 18 पुराणों की हमने बात की थी, जिस क्रम में सबसे पहले मैंने आपसे कहा था कौन सा, स्कंद पुराण है भैया, मत्स्य पुराण है, विष्णु पुराण है, ब्रह्म पुराण है, पद्म पुराण है, वायु पुराण है, फिर शिव पुराण है। उसके बाद मैंने कहा भागवत पुराण है, नारद पुराण है, मार्कंडेय पुराण, अग्नि पुराण, फिर मैंने आपसे कहा ब्रह्म वैवर्त पुराण, लिंग पुराण, 12 पुराण, फिर मैंने आपसे कहा स्कंद पुराण, वामन पुराण, कूर्म पुराण, गरुड़ पुराण और ब्रह्मांड पुराण और भविष्य पुराण। ठीक है, ये 18 पुराण मैंने आपको यहाँ पे बताए। उसके बाद मैंने आपसे कहा भैया इन 18 पुराणों में जो हमारे एग्जाम के, ठीक है, जो हमारा एग्जाम है उसके दृष्टिकोण से यहाँ पे कितने इंपोर्टेंट पुराण है, 6 यहाँ पे मैंने आपको बताया। ठीक है, उन 6 में सबसे पहले मैंने आपसे कहा भैया मत्स्य पुराण है, मत्स्य पुराण के बाद मैंने आपसे कहा विष्णु पुराण है, विष्णु पुराण के बाद मैंने आपको कहा भागवत पुराण है, स्कंद पुराण है, भविष्य पुराण है और वायु पुराण। ठीक है, और सबसे पहले बताया मैंने मत्स्य पुराण, इसके बारे में मैंने 2 बातें आपको बताई, जिस क्रम में मैंने आपसे कहा भैया सबसे प्राचीन है और इसमें किस वंश का यहाँ पे संबंध है, यह भैया सातवाहन वंश से, यानी गौतमी पुत्र सतकर्णी से ये संबंधित है। ठीक है, भागवत पुराण की मैंने बात की, मैंने कहा भैया भागवत पुराण 2 भागों में ये बटा हुआ है, पहला है श्रीमद् भागवत, दूसरा है देवी भागवत, और इन दोनों भागवतों में यहाँ पे जो भैया चर्चाएं मिलती है वो मिलती है श्री कृष्ण की लीलाओं की चर्चा मिलती है। उसके बाद मैंने आपसे कहा जो भैया स्कंद
पुराण है तीसरा, तो स्कंद पुराण सबसे बड़ा ही पुराण है, ठीक है। और इस पे जो अपनी टीका लिखी है भैया वो लिखी है महर्षि वेदव्यास जी ने। उसके बाद मैंने आपसे कहा कि जो वायु पुराण है इसके रचयिता कौन है, इसके सॉरी ये संबंधित है किससे, गुप्त वंश से, ठीक है, गुप्त वंश से ये संबंधित है वायु पुराण, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे विष्णु पुराण की बात करते हैं तो ये संबंधित है भैया मौर्य वंश से, और जिसके संस्थापक हम जानते हैं कौन है, वो है चंद्रगुप्त मौर्य। लास्ट हमने कहा भविष्य पुराण है, और ये क्या भैया सबसे अंतिम पुराण है और इसमें भविष्य के बारे में यहाँ पे लिखा गया है। तो ये था हमारा आज का वीडियो लेक्चर। अगर ये वीडियो लेक्चर आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में फिर से एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।